मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 148 ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 148 की बात कर ले तो ये आपका सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति, शपथ और सेवाओं के शर्तों से जो है ये आपका संबंधित है। तो सीएजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 149 के बारे में तो देखिए अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संघ और राज्यों के खाते का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये कौन रखता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 150 के तहत जो है आपका संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये सीएजी की सलाह पर जो वो रखा जाता है। तो सीएजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 151 में आपका ये प्रावधान किया गया है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की जो रिपोर्ट है ना ये आपका राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और ये जो आपका संसद के प्रत्येक सदन के जो है पटल पर जो वो आपका रखा जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किए थे। तो शुंग वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो है वो कौन थे। तो ये आपके बृहदत्त थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1915 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ये आपका सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को जो है वो आपका स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में जो है आपका बदलाव किया गया। इसके अलावा 1916 का जो है लखनऊ समझौता ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1916 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था जो कि आपका लखनऊ में हुआ था और इसमें मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन हुआ था। यानी जो आपके नरम दल और गरम दल हुए थे ना इसी समझौते में जो आपका एक साथ आ गए थे, जो कि आपका 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें नरम और गरम दल जो है वो आपके अलग हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी एनी बेसेंट है ना ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी जो है ये आपकी चुनी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो देखिए आईएनसी की जो स्थापना है ना ये आपका दिसंबर 1885 में बॉम्बे में जो इसका स्थापना किया गया था। और बात कर ले आपका जो पहला अधिवेशन हुआ था आईएनसी का ये जो है कहाँ पर हुआ था तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे तो ये आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और बात कर ले आईएनसी की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था तो ये आपका ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ये जो कितने रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो वो रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है
आपके रिट जारी कर सकते हैं। और उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आपके 5 रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हाई कोर्ट का भी पूछा जाए तो हाई कोर्ट भी जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के जो वो रिट जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात कर ले अनुच्छेद 32 के बारे में तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना, एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और देखिए अनुच्छेद 32 को ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपका हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 में आपका ये कहा गया है कि लोग अपने अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अपने अधिकारों को लागू करने के लिए जो है उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को जो है लागू करने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के जो है रिट यानी आदेश जो वो जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत तीनों बाजार का जो प्रमुख है ना, ये कौन होता था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका बाजार व्यवस्था जो स्थापित किया गया था ना, इसके अंतर्गत बाजार का जो प्रमुख होता था ना वो आपका सहना होता था। लेकिन तीनों बाजार का जो प्रमुख है ना ये आपका सहना ए मंडी होता था। तो सहना ए मंडी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर बात कर ले अलाउद्दीन खिलजी के बारे तो देखिए ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था जो स्थापित किया गया था, इसमें जो आपका सहना ए मंडी होता था ना, इसका जो कार्य होता था ना वो सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों व कीमतों पर नियंत्रण तथा कुछ न्यायिक कार्य करना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी में मुनहिन जो था ना ये आपका जासूस होता था, जिसे जो है मुनि भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीट 3.0 ये जो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए सबसे पहले हम लोग नीट के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए नीट का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी होता है। और इसे जो है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नीट 3.0 जो वो लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले नीट 3.0 ये जो किस लिए लॉन्च किया गया था तो ये आपका भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जो है एकल मंच के रूप में ये जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन इज सिमिलर टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, यानी हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में किस समूह के जो वो समान होता है? तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन का जो स्थिति होता है ना वो आपका अनिश्चित रहता है, इसलिए इसे पहले आवर्त के समूह या फिर समूह 17 किसी में भी जो वो रखा जा सकता है। तो 1 और 17 ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से जो है केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय ने जो है ये कौन सी योजना चलाई है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से जो है केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका ई श्रम योजना जो वो आपका चलाया गया है। तो ई श्रम योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ई श्रम योजना के बारे में तो देखिए ई श्रम कार्ड योजना जो है ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा 26 अगस्त 2021 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। और देखिए इस योजना में लाभार्थी को जो है वो आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा जो वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके आंशिक रूप से यानी जो विकलांग लोग है ना उसको इस घटना के बाद इस योजना के तहत जो है 1 लाख रुपए भी जो वो आपके दिए जाएंगे। और ई श्रम योजना 2022 के लिए सरकार ने जो है 404 करोड़ रुपए का बजट भी जो वो आपका आवंटित किया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉप से संबंधित सही कथन आपसे पूछा गया था। तो देखिए अगर कॉप के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए कॉप का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन होता है। और इसमें जो आपका पहला कथन दिया गया था कि कॉप
कॉप 28 2023 का जो आयोजन है ना, ये आपका भारत में किया जाएगा। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि कॉप का जो पहला आयोजन है ना, ये आपका 1995 में हुआ था। और थर्ड जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि कॉप का जो पहला आयोजन है ना, ये आपका पेरिस में किया गया। तो देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर ले तो कॉप 28 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ये आपका दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कॉप 28 का जो आयोजन है ना, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC पार्टी के सम्मेलन कॉप 28 की जो मेजबानी है ना, ये आपका 2023 में जो वो किया जाएगा, जो कि आपका नवंबर और दिसंबर महीने में किया जाएगा। तो भारत में तो ये आपका नहीं किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि कॉप का जो पहला आयोजन है ना, ये आपका 1995 में किया गया था। तो देखिए, अगर पहले सेकंड स्टेटमेंट की बात कर ले तो देखिए, कॉप का जो पहला आयोजन है ये आपका 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कॉप का पहला जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के पदक तालिका से जो है आपका मैच द फॉलोइंग यानी जो आपको मिलान करना था। तो देखिए, अगर 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की बात कर ले तो ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो है आपका आयोजित किया गया था। और अगर इसके पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए, पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका रहा था वो आपका सर्विसेज की टीम रही थी। सर्विसेज ने जो टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड स्थान पे जो आपका रहा था वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 पदक जीते थे। अब आप ये बोलेंगे कि महाराष्ट्र ने जो है टोटल 140 पदक जीते थे, लेकिन सर्विसेज जो है मात्र 128 ही पदक जीते हैं। तो सर्विसेज जो है आपके पहले पायदान पर कैसे है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस भी टीम सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल जीतता है ना, उसका जो पदक तालिका है वो उससे ऊपर रहता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो सर्विसेज ने टोटल 61 गोल्ड मेडल जीता था और महाराष्ट्र ने जो है टोटल सिर्फ 39 ही गोल्ड मेडल जीते थे। इसलिए सर्विसेज जो है ये पहले पायदान पे है। थर्ड पायदान की बात कर ले तो थर्ड पायदान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो है टोटल 116 पदक जीते थे, जिसमें आपका 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। अगर चौथे पायदान की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य रहा था। कर्नाटक ने जो टोटल 88 पदक जीते थे, जिसमें 27 गोल्ड, 23 जो था वो आपका सिल्वर रहा था और 38 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो इस क्रम से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक समान त्वरित गति का जो है आपका उदाहरण दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड ए वर्टिकल थ्रोन अ बॉडी यानी मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड और लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की जो गति होती है ना, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो है ये आपका एग्जांपल होता है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था फ्री फॉलिंग बॉडी, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मैग्नेटिक कॉइल इन विच डायरेक्शन यानी चुंबकीय कुंडल द्वारा उत्पन्न अधिकतम विद्युत जो धारा है ना, ये किस दिशा में सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कुंडल की गति की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लंबवत कहने का मतलब यानी परपेंडिकुलर होता है ना, तो प्रेरित धारा यानी जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है, इसका जो मान है ना वो सबसे अधिक होता है। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब कुंडल की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के आपका जो है पैरेलल रहता है ना, तो प्रेरित धारा जो वो आपका शून्य होता है यानी सबसे कम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है ना, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसे जो मंजूरी है ना, ये कब दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2016 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है दिवाला और दिवालियापन संहिता को जो है ये आपका अधिनियमित किया गया था और इसे 2016 के मई में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे मंजूरी जो वो दिया गया था। तो मई 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
इसके अलावा बात कर रहे ये जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ये जो कोड है ना, ये किस लिए बनाया गया था। तो देखिए ये जो आपका बैंकिंग उद्योग को परेशान कर रहे खराब ऋण के मुद्दों को हल करने के लिए जो है ये आपका दिवाला और दिवालियापन संहिता जो वो आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द हॉट एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहने का मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली ड्यूरिंग द समर सीजन कॉल्ड, यानी उत्तर भारत के मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनों को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में जो आपका गर्म एवं शुष्क जो पवन चलता है ना, इसे जो लू कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और मैच द फॉलोइंग से आया था, जहां पर एक तरफ जो आपका ऋतुओं का नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है आपका ये जो ऋतु है ये किस जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है ये पूछा गया था। इसमें जो आपको मिलान करना था। तो देखिए अगर वसंत ऋतु की बात कर ले यानी स्प्रिंग सीजन की बात कर ले तो ये जो आपका चैत्र से जो वो आपका शुरू होता है और ये जो आपका द्वितीय माह बैसाखी में जो ये आपका समाप्त होता है। तो वसंत ऋतु में जो है चैत्र से बैसाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके कितने ऋतु होते हैं, तो वो आपके 6 ऋतु होते हैं। सेकंड जो आपका ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन के बारे में दिया गया था। तो देखिए अगर समर सीजन की बात कर ले तो ये आपका तृतीय माह ज्येष्ठ से जो है ये आपका शुरू होकर चतुर्थ माह आषाढ़ तक जो वो रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है ज्येष्ठ से आषाढ़ आपका जो है वो सही होगा। वर्षा ऋतु यानी रैनी सीजन की बात कर ले तो रैनी सीजन जो है ये आपका हिंदू माह के 5वें माह श्रावण से शुरू होकर जो है 6ठे माह भाद्रपद तक जो है ये आपका जो है वो रहता है। तो देखिए रेनी सीजन में जो है आपका श्रावण से भाद्रपद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शरद ऋतु की बात कर ले यानी ऑटमन जो सीजन होता है ना ये आपका हिंदू माह के 7वें माह आसीन से शुरू होकर जो है 8वें माह कार्तिक तक जो है ये आपका रहता है। तो देखिए ऑटमन सीजन में जो है आपका आसीन से लेकर कार्तिक जो है आपका सही मिलान होगा। तो इस तरह से जिन्होंने भी मिलान लगाया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एल्गे इज इंक्लूडेड इन विच किंगडम, यानी सवाल जो है ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सवाल की बात कर ले तो ये आपका प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। तो प्रोटिस्टा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो वो बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो